हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बार बार जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह क्लास पशु परिचय और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा और कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। अभी भी आपको ये तो ध्यान में होगा कि अभी नई जनगणना नहीं हुई है, इसी वजह से अभी भी 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं वही को उसी आंकड़ों को ही फाइनल माना जाता है अभी भी। और आपके क्वेश्चन भी अगर पेपर में बनेंगे तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही बनेंगे। आपको ये भी ध्यान में होगा कि हर 10 साल के अंदर मनुष्यों की जनगणना हर 10 साल के अंदर होती है। और यह भी ध्यान में होगा कि 2011 की जनगणना किसके अधीन हुई थी, उस समय उनका अध्यक्ष कौन था, जनगणना करवाने वाला अध्यक्ष कौन था। तो आपको ध्यान चाहिए सी चंद्रमौली, जिसने पूरे भारत की जनगणना करवाई थी। पूरे भारत की जनगणना इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। सी चंद्रमौली की देख रेख में ही ये रजिस्ट्रार थे, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस थे, ये कमिश्नर थे उस समय ये। तो उनके द्वारा ही सी चंद्रमौली के द्वारा ही जनगणना करवाई गई थी। उसके अनुसार उस 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है। घनत्व से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं और उस लोगों को रहने का जो अनुपात है उसको उसका ही जो अनुपात निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। 500 प्रति वर्ग किलोमीटर, 928 प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर या 921 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर प्रत्येक 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति रह रहे हैं। उससे राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितनी है 2011 में, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक फैक्ट आपको और बता देता हूं, वो भी कई बार पूछा जाता है कि 2001 में जनगणना के अनुसार घनत्व कितना था, वो 165 था। वो बढ़ करके 35 प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है 10 साल के अंदर। 2001 से लेकर के 2011 तक में 35 वर्ग किलोमीटर लोग बढ़ चुके हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 35 लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और बढ़ करके कितनी हो चुकी है, 200 हो चुकी है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 35 जोड़ के देखिएगा, 160 में 35 जोड़े तो 190, 30 जोड़ते हैं तो 190 और 5 और 5 10, तो कुल मिलाकर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या हो चुकी है 2011 की जनगणना के अनुसार। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भी इतना है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन कि राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या है 6,85,48,000 और 437। यह राजस्थान की कुल जनसंख्या है, 6,85,48,437। यह राजस्थान की कुल जनसंख्या है। और जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 21% की वृद्धि हुई है, 21.3% की वृद्धि दर से वृद्धि की गई है, जो कि पिछले के मुकाबले कम है। पिछले अपनी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 में 28.4% थी। लगभग 7% वृद्धि कम हुई है, वृद्धि दर में कमी दर्शाई गई है राजस्थान के द्वारा। यह भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको अच्छे से नॉलेज में होना चाहिए और ध्यान में होना चाहिए। और यह जो 2011 की जनगणना थी राजस्थान की, वह राजस्थान की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद नहीं, सब पूर्ण रूप से मिलाया जाए तो 15वीं थी। और स्वतंत्रता के बाद में यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद में 1947 के बाद में यह 7वीं जनगणना थी और वैसे यह 15वीं जनगणना थी राजस्थान की। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये भी स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके कई आंकड़े आपको चौंकाने वाले होंगे, तो अच्छे से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखिएगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या दौसा। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो कितने लोग रहते हैं जयपुर में, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। जैसे पूरे राजस्थान की अपन ने देखा था 200 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। जयपुर के अगर एरिया को देखें तो जयपुर के प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर
595 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 600 के आसपास लोग, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद में मैं आपके कह रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, वो देखिएगा। उसके बाद में पहले नंबर पे आता हो गया जनसंख्या घनत्व में जयपुर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आएगा, भरतपुर है। ये भी काफी अच्छा फैक्ट है। कई बार पहला ना पूछ के अगर आपसे दूसरा या तीसरा पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान रखना। आप बड़े जिलों की तरफ जाएंगे, जयपुर के बाद में जैसलमेर या उदयपुर बीकानेर इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो जयपुर में है, ये तो आपको अच्छे से ध्यान में आ गया। भरतपुर में सेकंड नंबर पे जनसंख्या घनत्व है। भरतपुर की जनसंख्या घनत्व है 503 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद में दौसा है। तीसरे नंबर पे क्या है, मैंने तीनों ऑप्शन वही रखे हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो उसके। पहले नंबर वाले में 595 प्रति लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में। दूसरे नंबर भरतपुर है, उसमें 503 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और तीसरे नंबर पे दौसा है जहां पे 476 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो आपको याद होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऐसा दुर्ग जिसे तोप के गोले बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी दुर्ग है राजस्थान में जिसमें तोप के गोले बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। वो दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग, नागौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा नागौर दुर्ग। ऐसा दुर्ग बनाया गया है, इस प्रकार की आकार का बनाया गया है कि वो जो तोप के गोले आते हैं वो उसको बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। इस प्रकार की उसकी आकृति का निर्माण किया गया है कि नागौर के दुर्ग में जो तोप के गोले हैं वो बिना क्षति पहुंचे ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं नागौर के दुर्ग से। नागौर के दुर्ग में आपको ध्यान में होगा 1570 में नागौर दरबार लगाया था। किसने लगाया था, अकबर ने। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नागौर दरबार कब लगा था, 1570 में लगा था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और किसकी सहायता से, तो जयपुर का शासक भारमल था जिसने अकबर से अपनी पुत्री का विवाह किया था, जोधाबाई जिसका नाम है, उनका विवाह किया था। तो अकबर के साथ में जिन्होंने विवाह किया था उन्हीं की सहायता से, जयपुर वाले वो शासक था भारमल, उसी की सहायता से नागौर दरबार लगाया गया था 1570 में। और किस लिए लगाया था, क्योंकि मारवाड़ के जो राजा थे, नागौर किस एरिया में पड़ता है, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो इलाका है मारवाड़ का इलाका, यहाँ के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1570 में नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और विश्व यूनेस्को की धरोहर सूची में नागौर के दुर्ग को सम्मिलित किया गया है। विश्व धरोहर सूची का मतलब ये नहीं है इसमें कि यूनेस्को में शामिल किया गया, इसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया, ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए। लेकिन यूनेस्को की तरफ से इसे एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। एक्सीलेंस अवार्ड इस दुर्ग को दिया गया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक्सीलेंस अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड इस दुर्ग को दिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यूनेस्को की तरफ से इसे एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया नागौर दुर्ग को। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सगत रासो किसके द्वारा लिखी गई। काफी अच्छी पुस्तक है और इसके ऊपर बताइएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसके। सगत रासो किसके द्वारा लिखी गई है, बांकीदास, नल सिंह, गिरधर आशिया या दलपत विजय। तो इसका सही आंसर होगा गिरधर आशिया के द्वारा सगत रासो पुस्तक लिखी गई है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यह किस शैली में लिखी गई है। गिरधर आशिया जी के द्वारा सगत रासो पुस्तक लिखी गई है, यह डिंगल शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है, तो डिंगल शैली। दो प्रकार की शैलियां चलती है राजस्थान में, डिंगल और पिंगल, तो यह डिंगल शैली में लिखी गई है। उसके अलावा सगत रासो की पुस्तक के अंदर 1576 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के ऊपर का वर्णन किया गया। यह कई पुस्तकों में तो 18 जून 1500 मिलेगा और कई पुस्तकों में 21 जून मिलेगा। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 21 जून या 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है अपने को, सगत रासो पुस्तक में। और इसमें भी क्या पता चलता है, इस पुस्तक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप, उनका भाई शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ा था। यह पुस्तक इस बारे में बताती है कि शक्ति सिंह कहां से लड़ा था, मुगलों की तरफ से लड़ा था। लेकिन अपने भाई महाराणा प्रताप को भागने के लिए, जब उनका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, तो वो भागने के लिए शक्ति सिंह अपना घोड़ा अपने भाई को भागने के लिए देता है। इस बात का भी उल्लेख इसी सगत रासो पुस्तक में ही मिलता है। और इसके लेखक कौन है, गिरधर आशिया हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से याद कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, किसने निर्माण करवाया, कब करवाया, ये सारे फैक्ट अपन देखेंगे। नागौर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अजमेर में या सिरोही में? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर के अंदर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन के अंदर तैयार हुआ है, 2.5 दिन के अंदर ये तैयार हुआ है, इसी वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। यह पहले संस्कृत पाठशाला थी। यह पहले क्या थी? 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पे है, यहाँ पे पहले संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण अजमेर के शासक बीसल देव के द्वारा किया गया, बीसल देव रासो के द्वारा किया गया था। और उसके बाद में इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके इसका निर्माण 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में कर दिया। और कब करवाया? 1198 में इसका निर्माण तुड़वा करके 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर कर दिया। और यहाँ पे पंजाब शाह का उर्स भी बढ़ता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 2.5 दिन के झोपड़े में पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है। और इसी बिसल देव रासो के द्वारा जो संस्कृत पाठशाला थी, इसमें हरि के लिए नाटक लिखा गया, उसके अवशेष भी आज भी अपने को इसी झोपड़े में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पशु परिचर वाले परीक्षा में आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमें भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का और मोटिवेशन मिलता है। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? हीलियम गैस को, ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को या फ्लोरीन गैस को? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम गैस को नोबेल गैस के रूप में जाना जाता है। और भी कई सारी नोबेल गैस है। नोबेल गैस मुख्य रूप से अक्रिय गैसें होती है। कैसी गैसें होती है? अक्रिय गैसें, जो किसी से क्रिया नहीं करती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। और ये 18वें भाग में, 18वें आवर्त में पाई जाती है। 18वें आवर्त में, आवर्त सारणी के 18वें आवर्त में, 18वें वर्ग या आवर्त में पाई जाने वाली गैस होती है, जो कि नोबेल गैस होती है। और कौन कौन सी होती है? इसके लिए सूत्र होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ये सारी गैसें कौन सी है? ये सारी गैसें अक्रिय गैसें हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ही ना आगर कर 0 रन पर आउट। और एक रन से हो गया रेडोन, RN से हो गया रेडोन। ये सारी की सारी गैसें हैं जो कि अक्रिय गैसें हैं, और यह नोबेल गैसें कहलाती है। और ये 18वें आवर्त में पाई जाती है। इसी वजह से हीलियम गैस को छोड़ करके ये बाकी सारी गैसें 18वें आवर्त में नहीं है। इसी वजह से इसे सिर्फ हीलियम गैस को ही अपन ने नोबेल गैस लिखा है इसमें। बाकी अगर ये सारे नाम आते तो ये सारे के सारे कैसी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। पूर्ण रूप से भरे इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से अन्य गैसों से क्रिया नहीं कर सकती है या फिर अन्य तत्वों से क्रिया नहीं कर सकती है। इसी वजह से इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, साबुन के झाग में चमकदार रंग का पाया जाना क्यों होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। साबुन के झाग में आप खुद भी देखते होंगे, साबुन का झाग चमकीला सतरंगी रंग दिखाई देता है उसमें। किस वजह से? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण? तो इसका सही आंसर 2 होगा, परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन, परावर्तन भी कैसा? बहुलित मतलब बहुत बार होने वाला परावर्तन। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, इन दोनों घटनाओं के सम्मिलित रूप से होने के कारण साबुन के झाग चमकदार रंग के दिखाई देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, खतरे के संकेत लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखा भी होगा कि खतरे के संकेत लाल रंग के, डेंजर वगैरह लिखा होता है तो वो लाल रंग से लिखा होता है। एम्बुलेंस के ऊपर भी लाल रंग से एम्बुलेंस लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो खतरे के संकेत है और दूर से दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से इस पर क्यों बनाए जाते हैं बताओ? लाल रंग अच्छा माना जाता है, इस वजह से लाल रंग का प्रकीर्णन कम है, लाल रंग का परावर्तन अधिक है, लाल रंग का अपवर्तन अधिक है। इसका सही आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम है। प्रकीर्णन मतलब फैलने की क्षमता कम है। जितना कम फैलेगा वो उतनी ज्यादा दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और जो रंग जितना ज्यादा फैल जाएगा वो दूर से इतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाएगा। इस वजह से दूर से देख सके उसको, इसी वजह से उसका प्रकीर्णन कैसा होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन होता है कम, और वो आसानी से दूर से दिख सकते हैं क्योंकि वो फैलने की क्षमता कम रखते हैं। प्रकीर्णन मतलब फैलना, तो फैलने की क्षमता कम पाई जाती है, इसी वजह से वह लाल रंग का दिखाई देता है और लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? कम। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया, स्टार लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसका सेंस बताइए। H.G. टेंसले, H.G. खुराना,
A.G. टेंसले, H.G. खुराना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वॉटसन? इसका सही आंसर होगा A.G. टेंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम नाम दिया गया है A.G. टेंसले के द्वारा। नेक्स्ट अपन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन अब। मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं, क्या कहा जाता है? डफ, करकट, ह्यूमस या कृषकीय मृदा? इसका सही आंसर होगा ह्यूमस। मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, जो कि सबसे उपजाऊ परत होती है। कौन सी परत होती है? उपजाऊ परत होती है। इसी परत में जो भी मृत मृत सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या फिर जो जीव हैं वो सारे आकर के इसी ऊपरी परत में आकर के इकट्ठा होते हैं। इसी वजह से इसको ह्यूमस नाम दिया गया। इसको क्या नाम देते हैं? इसको ह्यूमस कहा जाता है। और मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव होता है पानी के द्वारा या फिर पेड़ पौधों को हटाने से मृदा उड़ करके हवा से दूसरी जगह पे चली जाती है। ये सभी किस क्या कहलाते हैं? मृदा का अपरदन कहलाते हैं। मृदा के अपरदन में सबसे ज्यादा हानि ह्यूमस को ही होती है और फिर बाद में बंजर हो जाती है। भूमि कैसी हो जाती है? बंजर या कम उपजाऊ रह जाती है। तो ये मृदा को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होती है। ह्यूमस की जो परत होती है ऊपर पाई जाती है ये परत। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर किया कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।